नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी और पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीखों में बदलाव। महाकुंभ के कारण वंदे भारत ट्रेन सेवाएं प्रभावित। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज वंदे भारत 4 फरवरी तक रद्द। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के कैंप पर फायरिंग, संदिग्ध आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू। तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के चुनाव के लिए निकाय प्रमुख, पार्षद और सभासद सदस्य के 1382 पदों पर किस्मत आजमा रहे 5405 प्रत्याशियों के मतपेटियों में बंद भाग्य का पिटारा आज खुलेगा। 23 जनवरी को मतदान हुआ था और आज मतगणना का दिन है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़ाहाट के वार्ड नंबर 1 गंगौरी से निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा डंगवाल को 929 और भाजपा प्रत्याशी सावित्री देवी को 674 वोट मिले थे और इसी बीच सुषमा ने 197 से जीत हासिल की है। वहीं बात अगर दुगड्डा नगरपालिका की करें तो निर्दलीय प्रत्याशी शांति बिष्ट ने जीत हासिल की है। भाजपा की पूर्व पालिका अध्यक्ष भावना चौहान को शांति बिष्ट ने हराया है। वहीं उत्तरकाशी नगरपालिका 44 में भाजपा के जीत लाल को 322 वोट मिले हैं। कांग्रेस के दर्शन लाल को 64 और निर्दलीय मनोज कोहली को 156 वोट मिले हैं। बड़कोट वार्ड 2 से राजकुमारी ने 388 वोट से जीत हासिल की है। ये तो हमने की उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव के बारे में बात। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत के न्यूरिया मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ मखदूम क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष मसरूर अहमद और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आतिफ मुख्तार द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आयोजन समिति ने अतिथियों का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि खेल न केवल अनुशासन का पाठ पढ़ाता है बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने में भी मदद करता है। सुनिए। मैं छोटा था, यहाँ पर गेम होते हुए देखता था तो मेरे दिल में एक उत्साहित सा था कि मैं यहाँ पर टूर्नामेंट कराऊं और इसको आगे ले जाने का काम करूं ताकि इस फील्ड का नाम हो और नूरिया हुसैनपुर का आगे तक नाम जाए। आज के नौजवान बच्चों को संदेश ये देना चाहूँगा कि यहाँ जो भी खिलाड़ी जिस टेक्निक जिस तरीके से खेलता है आप उससे सीखिए और पूरे हिंदुस्तान में आप अपना नाम रोशन करिए। इसी बात को लेकर इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करा गया है क्योंकि इसमें बच्चों के दिल में जो है खेलने का उत्साहित थोड़ा पैदा होगा, इसलिए यहाँ पर इसका आयोजन कराया जा रहा है। टूर्नामेंट का उद्देश्य है कि जो नौजवान हैं हमारे उनमें क्रिकेट को बढ़ावा देना, क्योंकि कोई भी खेल होता है वो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास करता है, उसके साथ देश का भी गौरव जुड़ा हुआ होता है। यही प्लेयर हमारे प्रदेश में खेलेंगे, जिले में खेलेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत की टीम में भी खेलेंगे। इसका उद्देश्य नौजवानों में खेल का उत्साह को बनाए रखना है और ये क्रिकेट मखदूम कमेटी द्वारा मखदूम ग्राउंड पे ये सीरीज कराई गई है। 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। 24 तारीख से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, जिसके क्रम में क्रिकेट क्लब और गौहर क्रिकेट क्लब का ये मैच है। आज लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच है। फाइनल में फर्स्ट प्राइज में 21,000 रुपये कैश है विजेता टीम को, और विजेता को 11,000 रुपये कैश है। आज के युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि जो भी काम करो जम के करो। क्रिकेट खेलना है तो भारत की टीम में आप देखो, पढ़ना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, जिस फील्ड में जो काम करना है जहाँ मन लगे जी भर के उसे पूरी अपनी 100% एनर्जी और एफिशिएंसी के साथ करो।
खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए नामों की चर्चा की गई। इस दौरान कई प्रत्याशियों के नाम काटे जाने की भी उम्मीद है। साथ ही चुनाव में नए चेहरे उतारे जाएंगे। बता दें कि इस बैठक में 10 नगरीय निकाय चुनाव, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत, साथ ही 433 जिला पंचायत के सदस्यों और 2973 जनपद पंचायत के पदों के लिए चुनाव होना है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित विधायक सांस्कृतिक महोत्सव के तहत महिला बचत गट प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने किया। अभिनेत्री डेजी शाह और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण हुआ। पुष्प प्रदर्शनी के विजेताओं को डेजी शाह ने पुरस्कृत किया। वहीं हुबली के वरुर में नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में आयोजित महामस्तक अभिषेक कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महावीर और पार्श्वनाथ के विचारों को मानव कल्याण के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि अहिंसा और निस्वार्थ सेवा का सिद्धांत दुनिया के लिए एक उदाहरण है। कार्यक्रम में 15,000 लीटर दूध से पार्श्वनाथ का अभिषेक किया गया। इतने वर्षों बाद भी आज हमें लगता है इन्हीं विचारों से, उनके दिए गए नैतिक ज्ञान, नैतिक विचार, आध्यात्मिक विचार, वो आज भी मनुष्य जीवन जीने के दर्शन दे रहे हैं। और इसीलिए उन विचारों के अंदर नैतिकता है, तप है, तपस्या है, समर्पण है। और इसीलिए मानव कल्याण के लिए उनके विचार जन जन तक पहुंचे। देश में लाखों करोड़ों संतों, आचार्य, मुनियों ने भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों को पहुंचाने के लिए अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर रखा है। और इसीलिए उस समय के कालखंड में उन्होंने जो विचार दिए थे, जो मार्गदर्शन किया था, वो विचार आज वैश्विक शांति के विचार हो चुके हैं। दुनिया में शांति, सद्भाव, अहिंसा, ये दुनिया वैश्विक आवश्यकता है। और इसीलिए उनके विचार आज भी वैश्विक शांति, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और समर्पण, सेवा, त्याग के लिए आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। मैंने भी पार्श्वनाथ जी के विचारों को सुना है। जब जब भी उनके विचारों को सुनता हूँ, मुझे भी नई प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनके विचारों में वह सात्विकता थी जिन्होंने अपनी तप और तपस्या से उस समय के अंदर किस तरीके के विचारों को उन्होंने समाज जीवन को दिया। क्योंकि तप वही होता है जिसके अंदर न प्रदर्शन हो, न प्रबोधन हो, केवल उसमें सात्विक आध्यात्मिक अनुकरण ही जीवन जीने की राह बताता है। और इसीलिए जीवन स्वयं एक तपस्या है, और मनुष्य जीवन से बड़ा जीवन व्यक्ति को हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जीवन के अंदर हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि हम भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों पे चलें, उनके दिए गए दर्शन पर चलें। और इसीलिए उन्होंने कहा था उस समय कि सुविधाओं के बीच
सीमाकरण में रहना और अभाव के बीच तृप्ति को पा लेना ही तप है। आप देखिए, आज अगर विचार ये मन में आ जाए कि हम सुविधाएं और अभाव दोनों के बीच के अंदर अपने आप को स्वयं को समर्पित कर दें तो अपना जीवन हो जाए। और उस समय उन्होंने कहा था कि प्रतिकूलता में समत स लेना, प्रतिकूलता जब हो जीवन के अंदर, जब मैं समतत्व कि ये चलता रहेगा, प्रतिकूलता जीवन का हिस्सा है, तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। और वैचारिक संघर्ष हो तो उस समय समाधान संतों गुरुओं के पास है। जब मन में द्वंद्व हो, पीड़ा हो, अभाव हो, उस समय आप संतों के पास जाओगे तो आपको शांति मिलेगी। ये विचार उनका था। और इसलिए इंद्रियों को विवेकपूर्ण बना लेना, मन की दिशा दृष्टि को बदल लेना, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए ये सब आपके अंदर है। ये मन का जो मंदिर है, वो मन का मंदिर आपकी आत्मा में है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ जी के विचार, जब व्यक्ति का मन अहिंसा की ओर होता है तो उसमें हमेशा दिव्य दृष्टि दिखती है। हिंसा व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं अपराध और अपराध करने की दिशा की ओर ले जाती है। और इसीलिए अहिंसा और क्षमा जैन दर्शन के ऐसे विचार हैं कि आप में अहिंसा हो और आप पर कोई हिंसा करे उसको क्षमा कर दे तो आपके मन, शरीर, तप, मस्तिष्क में हमेशा शांति रहेगी। इसलिए तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के विचार आज भी हमारे जीवन में यथार्थ हैं, सत्य हैं। इसीलिए मैं आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान पार्श्वनाथ जी ने हमेशा सत्य के नजदीक रहने का आग्रह किया है। व्यक्ति सत्य के नजदीक रहे, संपूर्ण जीवन अपना उच्च आदर्शों, सिद्धांतों पर हम जिए, मानवता हमारे जीवन के हर हिस्से में रहे और मानवता ही आत्म विकास का रास्ता ढूंढती है। और इसीलिए हमें ऐसी साधना का प्रयोग करना चाहिए जो साधना सत्य के नजदीक हो, जो साधना परिपूर्ण हो। और इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों को जन जन में पहुंचाने का काम आज संत लोग कर रहे हैं। आचार्य गुंदरनंद जी महाराज का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है और उनका मार्गदर्शन विचारों में भी है, आध्यात्मिक ज्ञान में भी है, लेकिन समाज के सामाजिक सरोकार में भी है। उन्होंने जहां जहां भी गए, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा संस्कार की जननी है। जहां शिक्षा, संस्कार, आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी, व्यक्ति का निर्माण और चरित्र का निर्माण आध्यात्मिक दृष्टि की ओर होगा। और इसीलिए कहते हैं दुनिया के अंदर वैश्विक शांति का कोई जीने की रास्ता है तो आध्यात्मिक धरती भारत है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे महाकुंभ में भी कई देशों के लोग शांति के लिए आ रहे हैं, क्योंकि शांति ही भारत में शांति आकर्षित करती है। मन, शरीर, आत्मा को शांति मिलती है तो तपु भूमि, आचार्यों की भूमि भारत में मिलती है। इसलिए गुरुजी आध्यात्मिक विचारों के साथ आध्यात्मिक संस्थाएं चलाते हैं, जीवन के अंदर विचारों का बदलाव की प्रेरणा देते हैं, तो सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और इसीलिए भारत आज वैश्विक आध्यात्म का केंद्र बन चुका है। भारत वैश्विक आध्यात्मिक, वैश्विक शांति का केंद्र बन चुका है। इसलिए हम हमारे विचारों में भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवान महावीर के विचारों को जानें।
मन में मोह, क्रोध, माया, लोभ, ये सब जीवन के अंदर त्यागने का प्रयास करें और हमारे मन में हमेशा आध्यात्मिक विचारों से मानसिक शांति रहे, मानसिक संतुष्टि रहे और इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ हो नहीं सकता। कितना भी धन हो और कितने भी अभाव में हो, दोनों समय व्यक्ति को मन में अगर शांति हो तो दोनों अस्तित्व में जी सकता है। अभाव में भी उसको समकक्ष लगते हैं और धन में भी अगर सात्विक अपरिग्रह का विचार हो, जो धन है वह समाज के लिए है, तो उस समय भी शांति रहेगी। इसीलिए अभाव में भी शांति, अति धन में शांति, लेकिन वह शांति मिलेगी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य के चरणों में। इसीलिए आज हम सब इस तप तपस्या के इस प्रकाश में आए। भगवान पार्श्वनाथ जी ने कहा है कि तप विवेक से करो, और जो तप विवेक से होती है उसकी तपस्या अद्भुत रहती है और उस तपस्या के पीछे एक प्रकाश की उजाला होता है। संतों का उजाला, तप तपस्या का उजाला हमको जीवन जीने की राह बताएगा। और भगवान पार्श्वनाथ जी और भगवान महावीर ने लोगों के जीवन में तप तपस्या के साथ लोभ, मोह, क्रोध, सत्य, अपरिग्रह विचारों की एक दिया है। ये विचार जीवन के अंदर शांति लाएंगे, बदलाव लाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज महाराज जी ने कहा कि ये अद्भुत जो उन्होंने बनाया है वह देश का सबसे बड़ा होगा। और मुझे लगता है कि महाराज जी आपकी कृपा से मैंने अभी इसका बाहर से अवलोकन किया है, लेकिन मुझे आशा है आपने जो दिव्य स्वरूप यहाँ बनाया है वह दिव्य स्वरूप हमेशा लोगों को शांति, सद्भाव, आत्मिक शांति, सत्य के मार्ग पर प्रेरणा देता रहेगा। ये सुमेरु पर्वत अपने आप में अद्भुत है। ये सुमेरु पर्वत इस केवल कर्नाटक, दक्षिण भारत में नहीं, भारत और पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक धर्म शांति का संदेश देगा, भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों का संदेश देगा और वैश्विक शांति के लिए ये सुमेरु पर्वत हमेशा लोगों की प्रेरणा का, विचार का और लोगों के जीवन के बदलने का ये पर्वत, ये श्रृंखला होगी। और इसीलिए इस सभ्यता संस्कृति के उच्चतम मूल्यों को स्थापित करते हुए मुझे आशा है ये समाज कल्याण में और समाज की दिशा देने में जब भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसको शांति मिलेगी, उसके जीवन के अंदर नए विचार मिलेंगे। महाराज जी, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ कि आप आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सभी इतने सारे आचार्यों संतों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आचार्य संतों की तप तपस्या का दर्शन से ही बड़ा लाभ मिलता है और आप भी सौभाग्यशाली हैं। संतों, आचार्यों के दर्शन उन्हीं को मिलते हैं जिन पर भगवान पार्श्वनाथ की कृपा होती है। बिना कृपा के कोई आपको दर्शन नहीं मिलते हैं। लाखों लोग कर्नाटक में होंगे, ब्लू में होंगे, लेकिन ये दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिला, हमें मिला। आपके दर्शन इसी तरीके से होते रहें और आप जीवन भर इसी तरीके से समाज जीवन में आध्यात्मिक धर्म की ऊर्जा लेकर लोगों के मन के विचारों को शांत करते हुए दिव्य ज्योति जलाते रहें। पुनः आपको नमस्तु। उत्तराखंड के पौड़ी में आज नगर निकाय चुनाव की मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पुलिस बल को ब्रीफ किया गया। विभिन्न स्थानों पर राजपत्रित अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के निर्देश दिए। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा के साथ मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर एलआईयू टीम द्वारा सत्यापन अभियान के दौरान कोटद्वार में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम
फारूक हसन बताया और खुद को बांग्लादेशी बताया। वो बिना पासपोर्ट के भारत में अवैध रूप से रह रहा था और 3 दिन पहले मजदूरी के उद्देश्य से कोर्ट द्वार आया था। उसे पासपोर्ट अधिनियम 1946 और विदेशी अधिनियम 1920 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में आज सुबह करीब 5:48 पर फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 2.4 रही। भूकंप का केंद्र तहसील डूंडा के ग्राम खुरकोत और भरण गांव जंगलों का बताया जा रहा है। शुक्रवार को भी लगातार 4 बजे झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके बार बार आने से लोग डरे सहमे हैं। जनपद में आ रहे लगातार भूकंप के झटके किसी बड़े भूकंप आने के संकेत तो नहीं। इसके साथ ही भूकंप से हुए नुकसान की भी पड़ताल की जा रही है। योगी सरकार में राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही है और पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास असली पीडीए नहीं है, असली पीडीए भाजपा के पास है। सुनिए। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर 2017 के बाद से लेकर के अभी तक आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने का काम हो रहा है। चाहे वह रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भी किसी भी क्षेत्र में आज हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। महाकुंभ चल रहा है, आप गए थे स्नान करने, क्या रहा, कैसा रहा? पहली बैठक भी वहाँ पर? निश्चित तौर पर प्रयागराज का भव्य और दिव्य महाकुंभ आज देश और दुनिया में आज सराहा जा रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर कैबिनेट की बैठक भी हुआ और वहाँ पर कई अहम बिंदुओं पर वहाँ प्रस्ताव भी पास हुए और बड़े बड़े जो है कि एक्सप्रेसवे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किए और निश्चित तौर पर वहाँ देश विदेश से वहाँ श्रद्धालु आ करके और वहाँ पर महाकुंभ में डुबकी लगा करके वह आज पुण्य के भागीदारी बनने का काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव है, क्या लग रहा है? देखिए, मिल्कीपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत दमदारी के साथ लड़ रही है और आज वहां पर हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होने का काम होगा। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए की बात की जाती है, वहाँ पीडीए की जनसंख्या ज्यादा लेकिन वहाँ के अधिकारियों की संख्या कम है, जबकि सरकार जो है भाजपा सरकार दबाव बना के चुनाव जीतना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी के पास असली पीडीए नहीं है, असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज देख रहे हैं कि चाहे वह केंद्र की सरकार में, चाहे वह प्रदेश की सरकार में, सभी लोगों का, अगड़ों लोगों का, पिछड़ों लोगों का, अनुसूचित का, जनजातियों का जितनी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में है वह किसी दल में नहीं है। मतलब विपक्ष डर रहा है कि मिल्कीपुर चुनाव हार जाएगा? निश्चित रूप से वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हारने जा रही है, अब बहुत बुरी तरह से वहां चुनाव हारने जा रही है। वहीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां सड़क दुर्घटना में एक रोडवेज बस ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। रोडवेज बस ने स्कूटी सवार को बुरी तरह रौंद दिया। बस के नीचे तक स्कूटी पहुंच गई। स्कूटी के नीचे आने से बस में भीषण आग लग गई। वहीं यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। नूरपुर से मुरादाबाद रोडवेज बस जा रही थी। नूरपुर क्षेत्र के मुरादाबाद मार्ग स्थित गोहवर के पास की ये घटना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत 180 मुकदमों से संबंधित 4 करोड़ रुपए की लागत के अवैध मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में मिर्जापुर चीनी मिल में इन मादक पदार्थों को दहन कर नष्ट किया गया है।
वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में फर्जी गाड़ी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी उमाशंकर यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि आरटीओ कार्यालय में दलालों और भ्रष्टाचारों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते दिनों नगर कोतवाली पुलिस और एसटीएफ टीम ने आरटीओ कार्यालय के बाहर छापेमारी कर 170 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ब्लैक प्रमाण पत्र, नकली मोहरे और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर वाहनों के संचालन में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सर, एक क्या मामला है जिसमें मतलब एक जो है 2 कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है? पुलिस द्वारा कार्यालय के बाहर ऑनलाइन दुकानों की छापेमारी की गई थी। वहाँ कुछ वाहनों के अवैध प्रपत्र बरामद हुए थे। इस संबंध में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। विभाग द्वारा इसकी जांच की गई और आरटीओ प्रशासन ने प्रथम दृष्टया 2 लोगों को दोषी करार दिया, जिसके आधार पर श्री रमेश चंद्र शुक्ला कनिष्ठ को मेरे द्वारा निलंबित कर दिया गया है और वरिष्ठ सहायक श्री विद्याभूषण गुप्ता को निलंबन हेतु मुख्यालय को। अगली खबर का रुख करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां पूरी होने के करीब है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल और लॉन टेनिस कोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इन वेन्यूज को जल्द ही सौंपा जाएगा, जहां अंतिम चरण का कार्य पूरा होगा। देखिए, आज हरिद्वार में जो हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जो वहाँ पे प्रस्तावित है उसकी तैयारियों का निरीक्षण करने में पहुंची थी और पूर्व में भी कई बार जाना हुआ था और वहाँ पर हॉकी के लगातार जो है वो कैंप चल रहे थे और आज कैंप का वहाँ पर तीसरा कैंप का लगभग वो भी समाप्ति की ओर था। निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे राष्ट्रीय खेलों के लिए चिन्हित हुए हैं उनसे भी मुलाकात रही, वेन्यू का निरीक्षण भी रहा और इसके साथ ही उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि उनमें से भी काफ़ी बच्चे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके थे और कई लोगों ने पूर्व में राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग भी किया था। तो उन बच्चों से मुलाकात करते हुए, वहाँ की तैयारियों को देखते हुए, खासकर हॉकी के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कहूँ तो बहुत बेहतरीन तैयारियाँ, चाहे वो बॉयज़ का हो चाहे वो गर्ल्स का हो, बहुत देखने को मिली है और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब हॉकी का इवेंट प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की झोली में गोल्ड मेडल आएगा। इसके साथ ही वहाँ पर हमारे कबड्डी के बच्चों से भी मुलाकात रही, जो कि राष्ट्रीय खेलों में जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनका भी कैंप का जो है वो तीसरा कैंप का अंतिम दिन था और वे बच्चे भी वेन्यू पर ही अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे थे और राष्ट्रीय खेलों को लेकर उनके अंदर जबरदस्त उत्साह भी था। तो हम कबड्डी के लिए भी जिस प्रकार से चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो उनमें भी बड़ा जबरदस्त उत्साह था और उसमें भी यही प्रतीत होता है कि उत्तराखंड उसमें गोल्ड मेडल लेकर आएगा और तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में तैयारियां भी संपूर्ण वहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि दोनों ही वेन्यूज में दोनों ही इवेंट्स बहुत ही शानदार होने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम कलियरपट्टू जो कि प्रदर्शनी गेम है उसको भी हम पुलिस लाइन में देखने गए थे, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और जिसकी तैयारियां भी अंतिम चरण में है और मैं समझती हूँ कि वो भी हम कल परसों तक में वो भी फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ परेड ग्राउंड में आने का अवसर मिला, जहाँ पर हमारे बैडमिंटन के प्लेयर्स जो है अपने राष्ट्रीय खेलों की तैयारी कर रहे थे। उनका भी अंतिम कैंप था और अंतिम कैंप के तीसरे कैंप के अंतिम दिन में आज उन सबसे मुलाकात हुई है। जिस मल्टीपर्पज हॉल में बैडमिंटन होना है, निश्चित रूप से बैडमिंटन के खिलाड़ी लगातार उसमें चाहे वो गर्ल्स या बॉयज से वो तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय खेलों के लिए वो चिन्हित हो चुके हैं, प्रतिभाग करने जा रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं दी हैं और यही प्रतीत होता है कि वे बच्चे भी पूर्णतः पूरे मनोबल के साथ में संकल्प से शिखर तक जाने की तैयारी में है। बस वो उस अवसर को देखे हुए हैं और इसी प्रकार से हम लॉन्ग टेनिस का भी हम लोगों ने तैयारी देखी है। वेन्यू मैनेजर भी हमारे साथ ही रहे हैं, उनको भी इन तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में शीघ्रतम जो कुछ बाहरी सजावट इत्यादि करनी है उस तैयारियां कुछ शेष हैं जिसे करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड हमारा छोटा सा राज्य लेकिन अद्भुत क्षमताओं वाला राज्य है। यहाँ राष्ट्रीय खेल चाहे अपने परेड ग्राउंड में होते हों जो इवेंट्स, चाहे हमारे महाराणा प्रताप रजत जयंती खेल परिसर में होते हों अथवा हमारे हरिद्वार में होते या अन्य जनपदों में हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल पूरी तरीके से अपने चरम पर है और मैं समझती हूँ कि
हमारे वेन्यूज पूरे तैयार है। बस हम लोग इसी बात की तैयारियों में हैं कि जल्दी से जल्दी इवेंट सुमो शुभारंभ हो। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से 28 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है, तो शुभारंभ हो और निश्चित रूप से हम सब लोग पूरा उत्तराखंड जो है वो गोल्ड मेडल और पदक तालिका में पहले आने के लिए प्रतीक्षारत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द वो सुनहरा दिन भी हम देखेंगे और सभी उत्तराखंड वालों को मैं राष्ट्रीय खेलों की पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां तेज रफ्तार बुलेरो ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है। बुलेरो ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी है, जहां जबरदस्त टक्कर से बुलेरो के परखच्चे तक उड़ गए हैं। बुलेरो में सवार महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। बुलेरो चालक नौगढ़ से सोनभद्र जा रहे थे। बुलेरो सवार नौगढ़ थाना क्षेत्र के मजागाई सहरसताल गांव के समीप नौगढ़ सोनभद्र मार्ग पर यह घटना हुई है। सर, आपके पास अभी पेशेंट जो आए थे उसका क्या प्रकार था पूरा? हमारे पास अभी 3 एक्सीडेंटल केस आए थे। एक हंसलाल करके, दूसरा प्रेमा देवी करके और तीसरा जो है महेंद्र यादव करके आए थे। ये तीनों एक्सीडेंटल केस थे, जिनमें हंसलाल और महेंद्र यादव, इनको कुछ जगह चोटें थी, कोई ज्यादा चोटें नहीं थी। इनको प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके अलावा प्रेमा देवी को थोड़ा कुछ ज्यादा चोट थी और इनको एक्सरे के लिए एडवाइस किया गया है। प्राथमिक उपचार देने के बाद सारे को डिस्चार्ज कर दिया गया। जी, तो अभी सर आपके हॉस्पिटल में एक्सरे की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, फिर भी एक्सरे के लिए कहाँ डिस्चार्ज किया है? नहीं, ऐसा है कि अभी महाकुंभ चल रहा है, तो हमारे एक्सरे टेक्नीशियन महाकुंभ में ड्यूटी लगी हुई है। इस वजह से अभी एक्सरे नहीं हो पा रहा है यहाँ। फिर एक्सरे की मरीज अगर बाहर जाएंगे, कहीं कोई घटना घटी, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो ऐसे हालात में अगर बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो हम कंबाइंड हॉस्पिटल चकिया भेजते हैं। अच्छा, ठीक। अभी जो मरीजों को चोट लगा है तो कौन गंभीर है, कितना सनाटिक, मतलब इसमें से कोई गंभीर हालत में तो नहीं है। बस प्रेमा देवी को जो है उनके एक्सरे की जरूरत है। जी, तो प्रेमा देवी को एक्सरे की जरूरत है सर, तो कहाँ आपने आदेश कहा किया है? आपके रिपोर्ट में क्या? मैंने उन्हें कहा है कि ये जो है कंबाइंड हॉस्पिटल चकिया में करा दें। अच्छा। पर उनकी सहूलियत के लिए, जहाँ वो चूंकि चौपन के ये लोग रहने वाले हैं जी, तो उनके नजदीक भी अगर जहाँ चाहे वो अपना करा सकते हैं। वैसे मैंने जो है उन्हें चकिया के लिए एडवाइस किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।